हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव में छोटा सा लड़का जब स्कूल जाता था तो स्कूल में पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसकी चाहत थी कि बड़ा होकर वो बड़ा गैंगस्टर बनेगा। उसकी चाहत इसलिए थी क्योंकि उसका बड़ा भाई अपराध की दुनिया में था और उसी को देखते हुए वो भी अपराध की दुनिया में जाने की सोच रहा था। उसका बड़ा भाई अपराध की दुनिया में था तो उसको देखकर लगता था कि जैसे मेरे बड़े भाई से लोग डरते हैं, एक दिन मैं भी गैंगस्टर बनूंगा तो मुझसे भी लोग डरने लगेंगे। और इसी की चाह लिए वो अपने बड़े भाई के साथ कोलकाता जाता है। वहाँ उससे जराइम की दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है, कैसे लोग अपराधी बनते हैं, इन सब की ट्रेनिंग लेता है। और जब वहाँ से वापस आता है तो इतना खूंखार गैंगस्टर बन के आता है कि अब वो अपने बड़े भाई का दाहिना हाथ बन जाता है और उसके सभी छोटे मोटे काम को संभालने लगता है। लेकिन बदमाशी की दुनिया में एक न एक दिन सभी गैंगस्टरों का वही हाल होता है जिसे हम लगातार कहते हैं, या तो वो अपने विरोधी गैंग की गोली का शिकार हो जाते हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। इस लड़के के साथ भी वही हुआ। ये भी अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली का शिकार हुआ और 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां इसके सीने में उतार दी गई। हम जिस गैंगस्टर की आज की इस कहानी में बात कर रहे हैं उसका नाम है शक्ति जोन उर्फ शक्ति दादा, जो कि दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना उर्फ नीरज बवानिया का छोटा भाई था। तो नीरज बवाना का छोटा भाई शक्ति दादा कौन था, क्या उसका वो सगा भाई था और वो अपराध की दुनिया में कैसे आया, कौन कौन से उसने जुर्म किए, नीरज बवानिया के छोटे भाई को मारने वाले लोग कौन थे, आज सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यूट्यूब पे और जगह इस तरह डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलने वाला। सबसे ज़्यादा नीरज बवाना का सगा भाई नहीं था बल्कि नीरज बवाना के मौसी का लड़का था। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा प्यार था कि जो सगे भाई के बीच में प्यार होता है या फिर कहीं कहीं देखने को कहा जाता है कि जो सगे भाई के बीच में प्यार नहीं होता, उससे ज़्यादा प्यार नीरज बवाना और शक्ति दादा के बीच में था। तो शक्ति दादा को पहले शक्ति दादा नहीं कहा जाता था, पहले उसे शक्ति जोन ही कहा जाता था क्योंकि शक्ति दादा का पढ़ाई में बेशक मन नहीं लगता हो लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प था, बहुत तेज था और जो भी पढ़ता उसे बहुत जल्दी याद हो जाता था। और शायद इसीलिए शक्ति दादा के गांव वाले आज भी कहते हैं कि शक्ति दादा पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि अगर आपका मार्गदर्शक कोई सही आदमी बन जाए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका मार्गदर्शक कोई बुरा आदमी बन जाए या फिर अपराध की दुनिया में ले जाने वाला आदमी मिल जाए तो आप उसी तरह अग्रसर हो जाते हैं। शक्ति दादा के साथ भी ऐसा हुआ। शक्ति दादा जब अपने मौसेरे भाई नीरज बवाना के साथ जाता था तो देखता था कि नीरज बवाना का कितना नाम है और नीरज बवाना से लोग डरते हैं, सलाम ठोकते हैं। नीरज बवाना के नाम पर किस तरह से रंगदारी जब मांगी जाती थी तो लोग डर के मारे पैसे देकर आते थे, चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो। तो शक्ति दादा इन सब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने ठान लिया कि अब मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, अब अपराध की दुनिया में जाना है और अपने भाई नीरज बवाना की तरह ही एक बड़ा गैंगस्टर बनना है और लोगों को धमकी देना है, रंगदारी मांगना है, वसूली करना है, अवैध कब्जा करना है। ये सब करने के लिए वो अपने भाई नीरज के साथ कोलकाता जाता है और कोलकाता से जब वापस आता है, यानी कि वो 2015 की बात है, जब तक वो वापस आता है तब तक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता है और इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता है कि उसका नाम बदलकर, यानी कि उसका नाम पहले शक्ति जोन था, शक्ति जोन से बदलकर शक्ति दादा कर दिया जाता है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जब वो चलता है तो लोग देखते हैं, आसपास वाले भी, आसपास के लोगों की निगाहें भी शक्ति दादा के ऊपर टिक जाती थी। बड़े बड़े बाल और 6 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट थी और पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि मतलब फिल्म के जो स्टार होते हैं, हीरो होते हैं, वो भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। 6 पैक एप्स वाला वो एकदम पूरा अपना पर्सनालिटी बना चुका था। तो शक्ति दादा जो गाड़ियाँ यूज करता था तो कोई उसे छोटी मोटी गाड़ियाँ पसंद नहीं थी, वो लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। और शक्ति दादा के बारे में एक बात और कही जाती है कि शक्ति दादा जब गैंगस्टर बन गया तब उसे गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ना तो नंबर प्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही वो इसे ज़रूरी समझता था। उसके गाड़ी के नंबर के जगह पर लिखा होता था NB ग्रुप, यानी कि नीरज बवाना ग्रुप, और इसी की दौस दिखाकर वो चलता था। धीरे धीरे शक्ति दादा अपने भाई नीरज बवाना के सभी कामों को करने लगा। छोटे मोटे जितने भी काम थे, छोटे मोटे काम में किसी को रंगदारी के लिए फ़ोन करना हो,
किसी को का ज़मीन कब्जा करना हो, किसी की ठुकाई करनी हो, ठुकाई मतलब किसी को मारना पीटना हो, इन सब कामों को शक्ति दादा बड़े ही शिद्दत से करने लगा और धीरे धीरे उसका कद गैंग में और ज़्यादा बढ़ने लगा। चूँकि वो नीरज भवाना का भाई था। और इसके साथ एक बात और बहुत ध्यान देने वाली ये है कि शक्ति दादा और नीरज भवाना के जो मामा थे रामवीर शौकीन, वो विधायक रह चुके थे और इनके संरक्षण में कहीं ना कहीं इन दोनों को और भी ज़्यादा बल मिलता रहा। नीरज भवाना तो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका था अपराध की दुनिया में, अगर हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहें। शक्ति दादा के ऊपर दो हाथ था, एक तो नीरज भवाना का, दूसरा उसके मामा रामवीर शौकीन का। रामवीर शौकीन के खिलाफ भी कई आपराधिक गतिविधियों में नाम उनका शामिल हुआ, जिसके बाद उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फजीहत देखने को मिली थी। खैर, ये सब कहानी किसी और दिन बताएंगे, आज हम शक्ति दादा के बारे में ही बताएंगे आपको। शक्ति दादा कोलकाता से आने के बाद लगातार जुर्म करता रहा और अपने हौसले बुलंद करते हुए लोगों से रंगदारी मांगता रहा। लेकिन इन सब के बीच में एक दिन किसी ने शक्ति दादा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि शक्ति दादा नाम का बदमाश मुझसे रंगदारी मांग रहा है। क्योंकि ये शक्ति दादा के लिए पहला वाकया था, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला था कि शक्ति दादा के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता था। सबको इस बात का डर था कि शक्ति दादा तो नीरज भवाना का भाई है, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो नीरज भवाना उसको नहीं छोड़ेगा। इसी डर से शक्ति दादा के हौसले बुलंद थे, इसी वजह से, और वो लगातार अपराध करते जा रहा था। लेकिन जब एक व्यापारी हिम्मत दिखाते हुए थाने में पहुंचा और शक्ति दादा के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर किया, उसके बाद शक्ति दादा को इसकी जानकारी मिली कि अब उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो उस क्या किया, वो विदेश भाग गया। देश को छोड़कर उसी वक्त यहाँ से फरार हो गया। अब शक्ति दादा जब देश में था, यानी कि जब वो हरियाणा के आसपास के इलाकों में छिपकर रहता था, लोगों से रंगदारी मांगता था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। उसके पास कई सारे विदेशी नंबर थे और उन्हीं नंबरों से वो विदेश में बैठकर फ़ोन करने लगा और जिससे भी रंगदारी मांगता, अगर कोई उसे रंगदारी नहीं देता तो वो उसकी हत्या करवा देता या फिर उसे पिटवाता। शक्ति दादा के बारे में एक बात कही जाती है कि एक बार तो एक रंगदारी मांगने के बाद जब उसने रंगदारी नहीं दिया व्यापारी ने, तब शक्ति दादा ने उसके पूरे घर को आग लगवा दिया था। और ये दिल्ली की घटना है, कंझावला इलाके की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और शक्ति दादा की बहुत शिद्दत से तलाश करने लगी। लेकिन शक्ति दादा पुलिस की रडार में आने से बिल्कुल बहुत कोसों दूर था। तभी नीरज भवाना गिरफ्तार होता है। ये बात है 2016-17 के आसपास की। नीरज भवाना गिरफ्तार होता है। अब नीरज भवाना के गिरफ्तार होने के बाद शक्ति दादा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने जुर्म के सभी तरीकों को ईजाद करते हुए लगातार अपने वही वारदातों को अंजाम देता है। लेकिन शक्ति दादा का भी नंबर आता है, शक्ति दादा भी गिरफ्तार होता है और वो भी गिरफ्तार इसलिए होता है अपने भाई के प्यार में। जिस तरह से नीरज भवाना शक्ति दादा को प्यार करता था अपने छोटे भाई के रूप में, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार करता है, ठीक उसी तरह से शक्ति दादा भी अपने बड़े भाई नीरज भवाना को भी प्यार करता था। खैर, ये लोग अपराधी थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, भाइयों के बीच जो प्यार होता है वही प्यार इन दोनों के प्रति था। नीरज भवाना को एक बार कोर्ट में पेशी पर जाना था। दिल्ली के तिहाड़ जेल से उसे पुलिस वैन में कोर्ट में पेशी पर पुलिस वाले ले जा रहे थे। शक्ति दादा की बहुत शिद्दत से पुलिस को तलाश थी, लेकिन ये सब जानते हुए भी शक्ति दादा वहां पर पहुंचता है और अपने भाई नीरज भवाना से मिलने की कोशिश करता है। तभी पुलिस ने शक्ति दादा को घेर कर पुलिस पकड़ लेती है और शक्ति दादा इस तरह से हिरासत में आ जाता है, उससे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच शक्ति दादा की जमानत होती है, वो जमानत पर बाहर आता है और बाहर आने के बाद फिर से वही सब कुछ करता रहता है। लेकिन और जब ये कहानी तब हुई जब शक्ति दादा का अंत हुआ, उस समय वो अपने गांव गया हुआ था और गांव में अपने गांव के पास ही उसके एक तालाब था और जहां पर लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं। शक्ति दादा भी वहां पर रोज़ाना जाया करता था, वहां पर अपने दोस्तों के साथ खेलता था वॉलीबॉल। तो उस दिन भी शक्ति दादा वॉलीबॉल खेल रहा था और तभी 2 बाइक पर सवार होकर 4 शूटर आते हैं, बदमाश आते हैं और ना कुछ पूछते हैं, ना कुछ सोचते हैं और ना ही किसी को संभलने का मौका देते हैं। वो लगातार शक्ति दादा के ऊपर बंदूक का निशाना तान कर एक एक कर करीब 1 दर्जन गोलियां मारते हैं और शक्ति दादा को वहां पर गिरा देते हैं।
गोली मारने के बाद वो सभी बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं और इन सब की सूचना जब शक्ति दादा के घर वालों को दी जाती है, वो लोग पहुंचते हैं और इसे शक्ति दादा को रोहतक पीजीआई लेकर जाते हैं, जहां पर एक लंबे जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शक्ति दादा की तब तक वहां पर मौत हो जाती है। इस तरह से शक्ति दादा का अंत होता है। लेकिन नीरज बावाना, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में अभी भी बंद है, तभी भी बंद था, वो अपने भाई का मुंह तक नहीं देख पाता, उस भाई का मुंह नहीं देख पाता जिस भाई को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहा जाता है दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो सूत्र बताते हैं कि आज भी जब शक्ति दादा की बात होती है तो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसे कि दाऊद इब्राहिम कहा जाता है, वो अपने भाई को याद करके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। उस समय जब ये लोग सुनते हैं कि एक गैंगस्टर अपने भाई को लेकर इतना भावुक हो जाता है, तब उस समय यकीन नहीं होता है कि एक गैंगस्टर के सीने में भी दिल होता है। लेकिन कई सारे लोग सोशल मीडिया पर भी हमारे ही वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जब ये गैंगस्टर लोगों को मारते हैं तो क्या वो भी तो किसी के भाई होते होंगे, क्या उनके पास सीने में दिल नहीं होता होगा, क्या उनको दुख नहीं होता होगा। आप सोचिए कि जो नीरज बावाना आज अपने भाई को याद करके भावुक हो जाता है, अगर शुरू में ही जब शक्ति दादा पढ़ाई किया करता था तो नीरज बावाना उसे ये समझाता कि अपराध की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तुम पढ़ो लिखो, अच्छा आदमी बनो। मुझे लगता है कि जो गैंगस्टर अगर बन भी जाता है तो कम से कम वो अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे कट जाता है। और ख़ास तौर से उसके परिवार के लोग भी पेपर में इश्तिहार निकालवा देते हैं कि इस लड़के से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस निकलती है तो गैंगस्टर जब तक नहीं मिलता तब तक पूरा परिवार परेशान हो जाता है। पुलिस वाले उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना उलझा देते हैं और यही एक प्रक्रिया है। तो गैंगस्टर के परिवार वाले उससे अपना तौबा कर लेते हैं और कोई भी गैंगस्टर ये नहीं चाहता है कि मेरा भाई भी गैंगस्टर ही बने, क्योंकि अपराध की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर एक बार इंसान चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता, वो जिंदा नहीं आता, उसकी लाश ही वापस आती है। और ऐसा हमने कई केस में देखा है। शक्ति दादा के केस में भी वही हुआ। शक्ति दादा जो कि पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पढ़ाई में मन भले नहीं लगता था उसका, लेकिन कहते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज था और इसी तेज दिमाग की बदौलत वो जो भी पढ़ता था वो उसे फर्राटे से याद होता था। लेकिन वो जुर्म की दुनिया में गया और अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जहाँ पर कुछ नहीं हासिल होने वाला था, वही हासिल होने वाला था जो उसे मिला। तो शक्ति दादा के गुनहगारों को अगर हम देखें तो शक्ति दादा को किसने मारा, शक्ति दादा को मारने की वजह क्या थी, ये सब सवाल कई लोगों के जहन में आज तक उठता है। कि कोई कहता है कि शक्ति दादा को दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान और फेगोगी गैंग के बदमाशों ने मारा, कोई कहता है कि अशोक प्रधान गैंग के बदमाशों ने मारा, कोई मोंटी का नाम लेता है। तो कई सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि जब जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी उस समय भी ये कहा गया था कि जितेंद्र गोगी ने ही अपने गैंग के बदमाशों से शक्ति दादा की हत्या करवाई थी और उसी का ये परिणाम है कि जितेंद्र गोगी की मौत हुई। हालांकि इसके पीछे कई सारे तथ्य भी निकलकर सामने आते हैं। शक्ति दादा की हत्या किसने करवाई थी, क्या अशोक प्रधान ने शक्ति दादा की हत्या करवाई थी या फिर कोई किसी और को मारने आया था, गलती से शक्ति दादा मारा गया या फिर जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने शक्ति दादा को मारा, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। अगर आपने इस चीज़ की डिमांड की या फिर इस वीडियो को पसंद किया तो बहुत जल्दी हम सब कहानी की सच्चाई तक जाकर, तह तक जाकर रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके कोशिश करेंगे अपने सूत्रों से सभी जानकारी इकट्ठा करके आप तक इस बारे में जानकारी पहुंचाएं। आपको क्या लगता है, क्या शक्ति दादा जुर्म की दुनिया में जाकर अच्छा किया? क्या शक्ति दादा अगर जुर्म की दुनिया में नहीं गया होता तो आज जिंदा होता, और जिंदा होता तो कहाँ होता? ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस गैंगस्टर के बारे में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं या फिर उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप वहां पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक हमें देख रहे थे तो धन्यवाद।